आखिर असम के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे? क्या वजह थी कि एक पूरा समुदाय अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगा? क्यों कई सालों तक असम के जंगलों और गांवों में गोलियों की आवाज गूंजती रही? क्या बोडोलैंड आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मांग थी या फिर ये अपनी पहचान बचाने की आखिरी लड़ाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बोडोलैंड आंदोलन नहीं होता तो क्या आज का असम बिल्कुल अलग होता? आज हम जानेंगे बोडोलैंड आंदोलन की पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, राजनीति, हिंसा, आंदोलन, गुप्त संगठन, सरकार के ऑपरेशन, हजारों लोगों का दर्द और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई। ये सिर्फ बोडो लोगों की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां अलग अलग जातियां और संस्कृतियां अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करती रही हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर बोडो लोग हैं कौन। बोडो समुदाय पूर्वोत्तर भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बोडो लोग तिब्बती बर्मी मूल के हैं और सदियों पहले पूर्वोत्तर भारत में आकर बसे थे। एक समय ऐसा था जब असम के बड़े हिस्से में बोडो और उनसे जुड़े समुदायों का प्रभाव हुआ करता था। लेकिन समय बदलता गया, अलग अलग राजवंश आए, नई जातियां बसती गईं, ब्रिटिश शासन आया और धीरे धीरे बोडो लोगों की जमीन, संस्कृति और राजनीतिक ताकत कमजोर होती चली गई। ब्रिटिश काल में असम में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ। कई इलाकों में जनसंख्या का संतुलन बदलने लगा। बोडो समुदाय को लगने लगा कि उनकी भाषा, संस्कृति और जमीन खतरे में है। लेकिन असली तनाव आजादी के बाद बढ़ना शुरू हुआ। भारत आजाद हुआ, असम भारत का हिस्सा बना। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कई समुदायों को महसूस हुआ कि उनकी पहचान को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। 1960 और 70 के दशक तक आते आते असम में भाषा और पहचान की राजनीति बहुत तेज हो चुकी थी। असमिया भाषा आंदोलन, जनसंख्या परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों ने कई जनजातीय समुदायों में असुरक्षा पैदा कर दी। बोडो लोगों को डर था कि वे अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मांग जिसने आने वाले दशकों में पूर्वोत्तर भारत को हिला कर रख दिया, अलग बोडोलैंड की मांग। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बोडोलैंड क्या था? बोडो संगठनों की मांग थी कि असम के उन इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए जहां बोडो आबादी अधिक थी। उनका कहना था कि बिना अलग प्रशासन के उनकी संस्कृति और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था। 1967 में प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम यानी PTCA नाम के संगठन ने अलग उदयाचल राज्य की मांग शुरू की। यह मांग सिर्फ बोडो समुदाय की नहीं थी, बल्कि असम के कई मैदानी जनजातीय समुदायों की थी। लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। समय बीतता गया, गुस्सा बढ़ता गया। फिर आया 1980 का दशक और यही वो समय था जब बोडोलैंड आंदोलन ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। 1980 के दशक में असम पहले से ही उथल पुथल में था। असम आंदोलन चल रहा था। विदेशी नागरिकों का मुद्दा पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुका था। इसी दौरान बोडो युवाओं के बीच एक नई सोच तेजी से उभरी। उन्हें लगने लगा कि असम आंदोलन में उनकी पहचान और समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1987 में एक छात्र संगठन सामने आया, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, और इसके नेता बने उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। आज भी कई बोडो लोग उन्हें बोडोफा यानी बोडो लोगों का पिता मानते हैं। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, डिवाइड असम 50-50 यानी असम को बांटो और बोडोलैंड बनाओ। उनकी बातों ने हजारों युवाओं को प्रभावित किया। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन उग्र होने लगा और फिर पूर्वोत्तर भारत में एक और खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो कई बार आंदोलन कट्टर रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। बोडोलैंड आंदोलन में भी यही हुआ। 1980 और 90 के दशक में कई उग्रवादी संगठन उभरकर सामने आए। इनमें सबसे चर्चित था बोडो सिक्योरिटी फोर्स, बाद में इसका नाम बदलकर रखा गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB। इस संगठन का लक्ष्य सिर्फ अलग राज्य नहीं था, वे भारत से अलग एक स्वतंत्र बोडोलैंड चाहते थे। यहाँ से आंदोलन और ज्यादा खतरनाक हो गया। जंगलों में हथियारबंद ट्रेनिंग शुरू हुई, उग्रवादी कैंप बने, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ बढ़ने लगी। इसी दौरान एक और संगठन सामने आया, बोडो लिबरेशन टाइगर्स यानी BLT। हालांकि BLT का उद्देश्य भारत के भीतर अलग बोडोलैंड राज्य बनाना था। अब स्थिति बहुत जटिल हो चुकी थी। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ उग्रवादी संगठन और बीच में फंसे आम लोग। 1990 का दशक बोडोलैंड आंदोलन का सबसे हिंसक दौर माना जाता है। इस
दौरान असम के कई इलाकों में जातीय हिंसा भड़क उठी। बोडो और गैर बोडो समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। कई गांव जलाए गए, हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई। उस समय का डर इतना गहरा था कि कई परिवार रातों रात अपना घर छोड़कर भाग गए। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे इलाके लगातार संघर्ष का केंद्र बने रहे। लोगों के मन में डर बैठ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा। लेकिन सरकार भी चुप नहीं बैठी। भारतीय सेना और असम पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए। उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जितना दबाव बढ़ता उतना ही आंदोलन और उग्र होता जाता। फिर आया साल 1993। ये बोडोलैंड आंदोलन का एक बड़ा मोड़ था। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो नेताओं के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल यानी BAC बनाई गई। सरकार को उम्मीद थी कि इससे आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई बोडो संगठनों को लगा कि ये समझौता अधूरा है। सबसे बड़ा विवाद था बोडोलैंड क्षेत्र की सीमा। कई इलाकों में बोडो आबादी मिश्रित थी, इसलिए ये तय करना आसान नहीं था कि कौन सा इलाका बोडोलैंड में शामिल होगा। यही विवाद बाद में फिर हिंसा का कारण बना। BAC ज्यादा समय तक सफल नहीं हो सकी और आंदोलन फिर भड़क उठा। अब तक पूर्वोत्तर भारत में कई उग्रवादी आंदोलन चल रहे थे। अल्फा, नागा ग्रुप्स, मणिपुरी इंसर्जेंट ग्रुप्स, पूरा इलाका अस्थिर था। इसी माहौल में बोडोलैंड आंदोलन भी और जटिल होता गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई उग्रवादी संगठनों के संबंध सीमा पार तक फैले हुए थे। म्यांमार और भूटान के जंगलों में कैंप होने की बातें सामने आने लगी। फिर साल 2003 में एक और बड़ा बदलाव आया। इस बार सरकार ने BLT के साथ समझौता किया और बनाया गया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC। ये समझौता काफी महत्वपूर्ण था। BTC को असम के भीतर एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया गया। इसके तहत 4 जिले शामिल किए गए: कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी। इसे बाद में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट यानी BTAD कहा गया। सरकार को लगा कि अब शायद शांति आ जाएगी, लेकिन असली समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं था, ये पहचान, भाषा। BTC बनने के बाद भी कई गैर बोडो समुदायों ने विरोध शुरू किया। उन्हें डर था कि उनके अधिकार कमजोर हो जाएंगे। दूसरी तरफ कई कट्टर बोडो संगठन अब भी अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। NDF भी कई हिस्सों में सक्रिय बना रहा। समय समय पर हिंसा होती रही। कई बार आम नागरिक निशाना बनी। 2012 की हिंसा आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। बोडो और मुस्लिम समुदायों के बीच भड़की हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और लाखों प्रभावित हुए। पूरा देश हैरान था। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थी। असम फिर एक बार डर और तनाव के माहौल में डूब चुका था। लेकिन आखिर ये संघर्ष बार बार हिंसक क्यों हो जाता था? असल में इसके पीछे कई कारण थे। पहला, पहचान का डर। बोडो समुदाय को लगता था कि वे अपनी ही जमीन पर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरा, जमीन का मुद्दा। भूमि अधिकार को लेकर लगातार विवाद होता रहा। तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कई लोगों का मानना था कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक शक्ति नहीं मिल रही। चौथा, जनसंख्या परिवर्तन। अवैध प्रवास और बदलती जनसंख्या को लेकर लंबे समय से तनाव था। और पांचवा कारण, गरीबी और पिछड़ापन। कई इलाकों में विकास की कमी ने युवाओं को उग्र रास्ते की ओर धकेला। लेकिन हर आंदोलन में एक ऐसा मोड़ आता है जब लोग थकने लगते। लंबे संघर्ष के बाद बोडोलैंड आंदोलन में भी यही हुआ। लोग शांति चाहते थे, सरकार भी स्थायी समाधान चाहती। और फिर आया साल 2020। एक और बड़ा समझौता हुआ। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच बोडो पीस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इसके तहत BTAD का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR कर दिया गया। उग्रवादी संगठनों के कई सदस्यों ने हथियार छोड़ दिए। सरकार ने विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के कई वादे किए। ये समझौता इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर जोर दिया गया। लेकिन क्या बोडोलैंड आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं। आज पहले की तुलना में स्थिति काफी शांत है। सड़कें बनी हैं, शिक्षा संस्थान बढ़े हैं, राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है, लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। जातीय तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भूमि और पहचान के मुद्दे अब भी संवेदनशील हैं। हालांकि एक बड़ा बदलाव जरूर आया है। आज का युवा पहले की तुलना में शिक्षा, रोजगार और विकास की बात ज्यादा करता है। हथियारों की जगह अब राजनीति और संवाद ने लेनी शुरू की। अगर हम बोडोलैंड आंदोलन को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था। ये उस दर्द की कहानी है जो तब पैदा होता है जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी पहचान मिट रही। लेकिन ये कहानी हमें एक और चीज सिखाती है। हिंसा चाहे किसी भी मकसद से शुरू हो, आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। जिन लोगों ने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, जो सालों तक
तक डर में जीते रहे, उनके लिए ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जैसे नेताओं ने बोडो समाज को एकजुट करने की कोशिश की। उनका सपना था कि बोडो लोग अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के साथ सम्मान से जी सकें। आज बोडो भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये बोडो समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बोडो संस्कृति, साहित्य और संगीत भी आज पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। यानी संघर्ष ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया बल्कि पहचान को मजबूत भी किया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो हिंसा चुनता है या संवाद। पूर्वोत्तर भारत ने दशकों तक संघर्ष देखा है, लेकिन आज धीरे धीरे वहाँ बदलाव आ रहा है। नई पीढ़ी इंटरनेट, शिक्षा और अवसरों के जरिए दुनिया से जुड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह शांति और विकास की ओर बढ़ पाएगा? क्या बोडोलैंड आंदोलन की कहानी भविष्य में सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी या फिर पहचान और राजनीति का ये संघर्ष नए रूप में फिर सामने आएगा? इन सवालों का जवाब भविष्य के पास है, लेकिन एक बात तय है, बोडोलैंड आंदोलन भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझे बिना पूर्वोत्तर भारत को पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। ये कहानी हमें बताती है कि पहचान सिर्फ एक शब्द नहीं होती, कई लोगों के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी होती है। और जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है, तो इतिहास बदलने वाले आंदोलन पैदा होते हैं। बोडोलैंड आंदोलन भी उन्हीं आंदोलनों में से एक था, एक ऐसा आंदोलन जिसने असम की राजनीति बदली, पूर्वोत्तर भारत की दिशा बदली और हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आपका इस आंदोलन पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।